Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see a sample paper for half yearly 2025 examination of class 7th new NCERT of social science, exploring society, India and beyond. इसमें social science के chapters के लिए हम एक sample paper देखने जा रहे हैं. टाइम जो रहेगा 2.5 आवर का रहेगा. मार्किंग स्कीम जो है 75 मार्क्स की है. मार्क्स सेम नहीं है सभी स्कूल्स में, किसी में ज़्यादा मार्क्स का आएगा, किसी में कम मार्क्स का आएगा, बट इट्स नॉट द मैटर. आपको मेन जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक बच्चे ने मुझे पिछले सैम्पल पेपर के नीचे कमेंट किया है कि मैम क्या होगा अगर ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो क्या यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप श्योर हो क्या? प्लीज़ लेट मी नो. आप मुझे बताइए, इतने सारे स्कूल्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, अलग अलग तरीके के माइंडसेट्स हैं, कौन क्या क्वेश्चन सेट करेगा, हाउ वुड आई नो दैट, है ना? इट्स नॉट पॉसिबल ह्यूमनली या किसी भी तरीके से कि मैं बता पाऊँ कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं. इट्स सैम्पल पेपर, है ना, इसीलिए नाम दिया गया है सैम्पल पेपर. इस तरीके से पेपर आएगा. क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से तो बना नहीं रही हूँ, जो चैप्टर्स हैं उसी में से दे रही हूँ, है ना. सो ये किसी को कहना, अब जैसे एग्जाम हो जाएगी, इनमें से क्वेश्चन नहीं आया तो आप आकर क्या कहेंगे कि अरे इसमें से एक भी नहीं आया. कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं, मैम ऐसा लग रहा था आपने ही पेपर सेट किया है, मतलब क्वेश्चंस मैच हो गए. बिकॉज आई एम टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर्स ओनली, चैप्टर्स में से ही है. क्वेश्चन इधर उधर घुमा फिरा कर थोड़ा सा दे सकते हैं, बट टॉपिक्स तो वही रहेंगे ना. सो मेन थिंग इज कि टॉपिक पे पकड़ हो. अब जो बच्चे अभी आएंगे ना चैप्टर की वीडियो देखी है, ना रिविजन की वीडियो देखी है, ना एक्स्ट्रा एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस की है, सीधा आप ये हाफ ईयरली वाला सेट देखेंगे और सोचेंगे ये क्वेश्चन आ जाएंगे. सो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सो प्लीज ऐसा माइंडसेट है तो आप इस तरीके से मत देखिए, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे. आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते. ये बात मैं यहीं पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बार बार किसी भी बच्चे को डाउट ना हो. ये मैं इस वीडियो के लास्ट में भी बोल सकती थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे लास्ट तक तो वीडियो देखते ही नहीं है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही बोला. सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे यहाँ पर? 36 क्वेश्चंस रहेंगे, 12 क्वेश्चन हर सेक्शन के रहेंगे. 3 सेक्शंस मैंने लिए हैं, अभी आगे देख लेंगे. जो क्वेश्चंस हैं शुरू में 1 से 5 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे. मार्क्स भी दिए हुए हैं सभी क्वेश्चंस के आगे, और ये 1 मार्क का रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. जो सही आंसर है वो आपको बुक में लिखना है, नोटबुक में. देन 6 to 10 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 11 to 12 तक 5 मार्क के क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें इंटरनल चॉइस भी है, देखते हैं आगे कैसे है. चलिए, तो ये रहा सैम्पल पेपर. बाकी के सैम्पल पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज आप लोग जाकर वहां से अदर सब्जेक्ट्स के भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो ये मार्क्स वगैरह ये सब चीजें मैंने बता दी. देखिए, सेक्शन ए रहेगा हिस्ट्री का. इसमें 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. 6 से लेके 10 तक ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 11 और 12 ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है. फिर ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, यहाँ आप देख सकते हो सिविक्स और इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है वो इसमें मैंने ले लिया है. इसमें भी 5 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर 6 से 10 तक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन. 11th और 12th इसमें इंटरनल चॉइस क्या होता है कि और दिया है, या तो ये वाला करना है या ये वाला करना है. मैंने सभी करके दिए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सेक्शन सी ज्योग्राफी का भी वही चीज रहेगी. 5 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 6 से 10 तक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और 11 और 12 जो है वो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स की बात करते हैं. सबसे पहली बात कि इतने सारे क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस के लिए, तो देखिए कहाँ से दिए हैं, चैप्टर में से दिए है ना. तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं होगा. और ये तो सेट ए है, ऐसे में 3 सेट एटलीस्ट हर सब्जेक्ट्स के देने वाली हूँ. सो क्वेश्चंस आएंगे, मैच होंगे. ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है. ना कुछ करने से तो अच्छा है ना कि कुछ हम प्रैक्टिस करें. ओके, चलिए कुछ टिप्स ट्रिक्स की बात करते हैं. पहला कि डोंट गेट पैनिक. एग्जाम में जब पेपर देखते हैं बच्चे घबरा जाते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है. हर बच्चा पेपर देखता है, सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं. सो डोंट गेट पैनिक बाय दिस. सेकंड, पेपर को पूरा एक ओवर थ्रू या कह सकते हैं गो थ्रू करना है, मतलब एक बार देखना है पेपर को पूरे को, कि जैसे अभी हमने देखा ना कहाँ क्या चीजें दी गई हैं, ताकि पता हो. ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से आते हैं उसमें लग गए हम करने, या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में लग गए करने. क्या पता आगे और अच्छा क्वेश्चन हो जो ज्यादा मार्क्स का और आपको और अच्छे से आता हो, है ना. सो बी रेडी फॉर दैट. तीसरा कि स्टार्ट विद द बेस्ट. जो आपको अच्छे से आता है ना वो क्वेश्चन करना है सबसे पहले, बस नंबरिंग सही से करनी है. देन फोर्थ इज
कि ये जो बेस्ट से स्टार्ट किया है ना, कभी कभी हम उसमें बहुत सारा टाइम दे देते हैं. सो डोंट डू दैट. टाइम मैनेजमेंट, समय से पेपर खत्म करना है. कितना भी अच्छा लिख लोगे ना, सो उसमें ऐसा नहीं है टीचर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स देने वाली है. जितने मार्क्स का है उतना ही देंगी. सो डोंट वेस्ट टाइम इन वन सिंगल क्वेश्चन. देन एट लास्ट 10 मिनट्स आपको रिविजन के लिए रखने हैं लास्ट में. ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हमें आते रहते हैं, हम सोचते हैं बाद में लिखेंगे और टाइम नहीं बच पाता. सो रिवीजन के लिए कि कहाँ क्या रह गया है, कुछ गलतियां तो नहीं है, वो करेक्ट करने के लिए. 6th जो है लास्ट पॉइंट, इसमें हैंड राइटिंग पे आपको ध्यान देना है. ओके, मैं तो खुद इतना गंदा यहाँ लिख रही हूँ, बट इट्स पेन टैब होता है, आपको स्कूल में अच्छा लिखना है एग्जाम में. ठीक है, चलिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको हर एग्जाम हेल्प मिलेगी, है ना. चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले सेक्शन ए हिस्ट्री के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध. देन महाजनपद किस चीज को कहते हैं इनमें से, जैसे कैपिटल राजगृह, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या उज्जैन. महाजनपद लार्ज विलेजेस, पावरफुल किंगडम्स, टेम्पल्स एंड श्राइन्स, लोकल मार्केट. हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या हर्ष. Then Ashoka's dharma mainly focused on wars and conquest, welfare of people, building forts, then collecting taxes. Then earliest coin in India was called token coins, punchmark coins, paper notes या मुहर्स. Then तो अब इन पांचों के आंसर देखते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस देख लेंगे. ओके, सो yes, here is the answer. Rajgriha is the first capital of Magad. Then second, powerful kingdom. महाजनपद का मतलब क्या होता है, पावरफुल किंगडम. देन थर्ड इज चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज चंद्रगुप्त मौर्य. देन फोर्थ इज वेलफेयर ऑफ पीपल. जो अशोक का जो धर्म था उसका मेन फोकस ये था कि लोगों की भलाई करे. देन पंचमार्क कॉइन्स, जो सबसे पहले कॉइन्स इंडिया में लॉन्च हुए या बने उनको कहते हैं पंचमार्क कॉइन्स. ओके, तो ये 5 हमने अब ऑब्जेक्टिव्स देख लिया. 2-2 मार्क्स वाले 6 से 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. जैसे पहला है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा वैली इन द राइज ऑफ महाजनपद. महाजनपद जो डेवलप होने लगे, राइज होने लगे, उसमें गंगा वैली का क्या इंपॉर्टेंस था वो बताना है. तो चलिए आंसर देख लेते हैं. सो द गंगा वैली वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स फर्टाइल सॉइल सपोर्टेड एग्रीकल्चर एंड सरप्लस फूड. एबेंडेंट वाटर फ्रॉम रिवर्स आर इजी ट्रांसपोर्ट, एनकरेज सेटलमेंट. दीज फैक्टर्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ महाजनपद एंड स्ट्रॉन्ग किंगडम्स. गंगा वैली इसलिए जरूरी थी क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो इतनी फर्टाइल, उपजाऊ थी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर, खेती बहुत अच्छे से होता था. सरप्लस मतलब अधिकता, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा फूड वहां पर हम उगा सकते थे, अनाज. फिर पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी. ट्रांसपोर्ट, नदी है तो एक जगह से दूसरी जगह पानी के रास्ते से भी जाना आसान था, इसीलिए लोगों ने वहां पर सेटलमेंट्स बनाए, मतलब घर वगैरह बनाए और रहने लगे. ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो महाजनपद के और या फिर स्ट्रॉन्ग किंगडम्स की ग्रोथ में हेल्प करती है गंगा वैली. ठीक, फिर है, राइट 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अर्बन सेंटर्स ड्यूरिंग 600 BC. 600 BC के दौरान अर्बन मतलब जो शहरी कल्चर हो रहा था, शहर डेवलप हो रहे थे, तो उन सेंटर्स की कुछ मेन फीचर्स बताने हैं. जैसे पहला यहाँ पर है, अर्बन सेंटर्स इन 600 BC हैड ह्यूज प्रोटेक्टिव वॉल्स. जो सिटी है उसको एक बड़ी वॉल से घेरा जाता था चारों तरफ से. ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्शन के लिए होता था, प्रोटेक्शन देने के लिए सिटी को. ठीक, तो एक तो ये चीज हो गई. एंड बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर क्राफ्ट एंड ट्रेड. ये जो सिटीज थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गई क्राफ्ट के लिए, ट्रेड के लिए, व्यापार वगैरह के लिए. फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशियंस गैदर देयर एंड दीज टाउन्स बिकम हब ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक, देन मेंशन 2 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे वो देखना है, आंसर देना है. सो ही इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपर टैक्सेशन. एक तो टैक्स अच्छे से लगे वो. फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम, जो टैक्स वगैरह सरकार लेती है लोगों से, उससे जो इनकम जनरेट होती है. सो प्रॉपर टैक्सेशन फॉर रेवेन्यू, दिस इज फर्स्ट. देन मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी. उनकी आर्मी बहुत बड़ी और विशाल थी. ठीक है, सेकेंड ये हो गया. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट 1 ऐसा, फिर पॉइंट 2 ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है, देन his reform strengthened administration and ensured security, helping him to control a vast empire efficiently and effectively. इसने हेल्प किया एक बड़े से एम्पायर को डेवलप होने में एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से. ठीक, देन Who was Ashoka? अशोका कौन थे and why is he remembered in Indian history? और भारत के इतिहास में उनको क्यों याद किया जाता है? So Ashoka was a Mauryan emperor known for his policy of Dhamma. अशोक जो थे एक मौर्यन
सम्राट थे मौर्य काल के, और वो अपनी धम्म की पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। आफ्टर द कलिंगा वॉर, जो कलिंगा वॉर हुआ था, उन्होंने ही स्प्रेड बुद्धिज्म स्प्रेड किया, स्तूपास बनाए, पिलर्स बनाए, लोगों की वेलफेयर भलाई का कार्य किया, शांति फैलाई, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के थॉट को थ्रू आउट हिज एम्पायर उन्होंने फैलाया। ठीक, देन What role did trade play in growth of cities during ancient India? भारत का जो प्राचीन समय है, उस समय में व्यापार जो है उसने क्या रोल प्ले किया था सिटीज को डेवलप होने में? तो इसका आंसर हो जाएगा, ट्रेड प्रमोटेड द राइज ऑफ सिटीज बाय ब्रिंगिंग वेल्थ, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज. इट सपोर्टेड crafts, spread ideas between regions and encouraged cultural exchange, making ancient Indian cities strong centers of learning and commerce. ठीक है, ट्रेड जो है, व्यापार जो प्रमोट करते थे सिटी को डेवलप होने में, क्योंकि यहाँ पर व्यापार होगा तो पैसे आएंगे, जॉब्स मिलेगी लोगों को, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इसकी वजह से क्राफ्ट डेवलप होगा, आइडियाज जो अलग अलग रीजन के हैं वो स्प्रेड होंगे, देन कल्चरल एक्सचेंज होगा, एक जगह का व्यक्ति यहाँ पर ट्रेड करने आ रहा है, व्यापार करने आ रहा है, यहाँ पर दूसरी जगह का व्यक्ति आ रहा है, तो इनकी कल्चरल एक्सचेंज भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ट्रेड है लर्निंग और कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन जाते थे। ठीक है, तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो गए। इनको आप वर्ड्स के हिसाब से, जैसे एग्जाम में ज्यादा का आता है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत आप इसमें बढ़ाकर लिख सकते हो। चैप्टर्स तो ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है, राइट। नाउ अब हम देख लेते हैं 11th और 12th क्वेश्चन। सो 11th है, हाउ डिड मगध इमर्ज एज अ पावरफुल किंगडम। इसका फर्स्ट है कि मगध एम्पायर जो है पावरफुल किंगडम कैसे बना, ये एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स के लिए। और अशोका ने बुद्धिज्म का मैसेज कैसे स्प्रेड किया, कैसे फैलाया अक्रॉस हिज एम्पायर, अपने पूरे एम्पायर में। तो पहले 11th वाला देख लेते हैं, फिर 12th का। ये 2 पार्ट से, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचमार्क कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्त। ठीक है, ये और मतलब होता है, इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो पहले 11th वाले का फर्स्ट देख लेते हैं कि मगध जो है कैसे इमर्ज हुआ पावरफुल किंगडम के रूप में। तो सबसे पहले फर्टाइल सॉइल ऑफ गंगा वैली सपोर्टेड एग्रीकल्चर एंड सरप्लस फूड। यहाँ पे आयरन ओर का डिपोजिट था, जिससे कि स्ट्रॉन्गर टूल्स और वेपन्स बनाने में हेल्प मिली। स्ट्रॉन्ग रूलर्स, जो राजा थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु। इन्होंने टेरिटरी को एक्सपैंड किया। टेरिटरी मतलब होता है लैंड एरिया, जमीन का जो एरिया होता है। इन्होंने पावरफुल आर्मी मेंटेन की, जिसमें एलिफेंट्स भी थे, चैरियोट्स क्या होता है, रथ। ठीक, कैपिटल इनकी पाटलिपुत्रा यानी जो आज प्रेजेंट डे पटना है वहां पर थी। हैड अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर डिफेंस एंड ट्रेड। इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था डिफेंस के पर्पज से और व्यापार के पर्पज से। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि अशोका ने कैसे स्प्रेड किया बुद्धिज्म अपने पूरे एम्पायर में। सो आफ्टर कलिंगा वॉर ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड प्रमोटेड नॉन वायलेंस। ही बिल्ड स्तूपास एंड पिलर्स विद इंस्क्रिप्शंस एक्सप्लेनिंग धम्मा। अब उसका एम्पायर इतना बड़ा है, हर जगह उसने पिलर्स बनवाए और उस पे फिर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, है ना, पिलर्स पे लिखवाया जो धर्म की पॉलिसीज थी या धर्म के जो भी फीचर्स थे, तो इससे लोगों तक अपनी मैसेजेस फैलवाए। फिर मिशनरीज, जो दूत होते हैं विद इन इंडिया एंड अब्रोड, श्रीलंका, नेपाल, वो धर्म से रिलेटेड मिशनरीज भेजा करते थे इंडिया में, और फिर श्रीलंका हो गया, नेपाल, ताकि बुद्धिज्म से रिलेटेड बातें वहां तक फैलाई जा सके। ऑर्डर्ड ऑफिशियल्स कॉल्ड धम्म महामता टू स्प्रेड टीचिंग। तो धम्म महामता करके एक पोजिशन बनी, जैसे मंत्री वगैरह होते हैं ना, वैसे कि वो जो है जो भी सीख है धर्म की उसको फैलाएंगे, जो धर्म उन्होंने शुरू किया था उसके। एनकरेज्ड कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड हार्मनी अमंग सब्जेक्ट्स। उन्होंने लोगों में दया की भावना, रिस्पेक्ट की भावना और शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने की भावना को एनकरेज किया। ठीक है, अब 12th का फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हमें पंचमार्क कॉइन का क्या इंपॉर्टेंस है एंशिएंट इंडिया में वो बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेटालिक कॉइन्स इन इंडिया यूजुअली मेड ऑफ सिल्वर। सबसे पहले सिल्वर के थे। फिर इसमें यूनिक पंचमार्क सिंबल होता था फॉर ऑथेंटिसिटी, कि ये सही कॉइन है कि नहीं, किससे बिलोंग करता है, इसके लिए। देन ये स्टैंडर्ड मीडियम बन गया एक्सचेंज फॉर ट्रेड के लिए, हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन रिफ्लेक्टेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड स्टेट अथॉरिटी। मैंने 5-5 पॉइंट्स दिए हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट इतना तो आपको लिखना चाहिए, बट इन पॉइंट्स को आप छोटा बड़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसमें कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के क्या फीचर्स थे चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं। सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, वहां पर राजा जो है पूरा एक बड़े से एम्पायर को सेंट्रली वो संभालता था, बड़े एम्पायर को ना, सुप्रीम पावर। कैपिटल पाटलिपुत्र थी, जहां से कमिटीज जो है वो मैनेज करती थी, सैनिटेशन, ट्रेड, है ना, इसको। देन
ये तो हो गया एक सेंटर। बाकी जो छोटे छोटे एरिया में ये जो किंगडम्स थे इनको हम प्रोविंस कहते थे। यहाँ पर गवर्नर्स रूल करते थे या ऑफिशियल तरीके से मैनेज करते थे। स्टैंडिंग आर्मी इनकी बहुत स्ट्रांग थी फॉर प्रोटेक्शन। देन टैक्स सिस्टम ऑर्गेनाइज था और रेवेन्यू कलेक्शन को इंश्योर करता था। ओके, तो इसके साथ हमने सेक्शन ए हिस्ट्री वाला कवर कर लिया है। अब सेक्शन बी सिविक्स और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट लिया है। तो इसमें पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। पहला है, इन अ डेमोक्रेसी रियल सोर्स ऑफ पावर लाइज विद आर्मी, प्रिस्ट, पीपल या किंग। डेमोक्रेसी में मेन पावर किसके हाथ में होती है? सो द सिस्टम इन विच ऑल एडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट इज कॉल्ड लिमिटेड फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रॉपर्टी फ्रेंचाइज या कास्ट बेस्ड फ्रेंचाइज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री? सऊदी अरेबिया, इंडिया, नॉर्थ कोरिया या म्यांमार। इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पावर होती है या डेमोक्रेसी में जो रियल पावर होती है वो लोगों के पास होती है, पीपल के पास, जिसमें सभी सिटीजन को राइट ऑफ वोट हो, राइट टू वोट हो, उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। डेमोक्रेटिक इनमें से कौन सी कंट्री है? तो इंडिया है। सऊदी अरेबिया में नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, म्यांमार भी नहीं है। दो और क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। जब मनी भी इन्वेंट नहीं हुआ था तो इनमें से कौन सा तरीका अपनाया गया था? बार्टर, कॉइन्स, नोट्स, क्रेडिट कार्ड्स। बार्टर सिस्टम है ना। इसका आंसर आगे मैं आपको बताऊंगी। द अर्लीस्ट कॉइन इन इंडिया वर मेड ऑफ आयरन, सिल्वर, गोल्ड या कॉपर। अभी एक क्वेश्चन से हमने प्रैक्टिस किया है। सो इसका आंसर हो जाएगा इस वाले का बार्टर सिस्टम और इस वाले का हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है वो बताना है। तो मैंने अच्छे से समझाया हुआ है चैप्टर्स में। सो आई होप आप लोगों ने चैप्टर्स की वीडियोस देखी हैं। नहीं देखी हैं सो लिंक्स आ देयर, प्लीज चैप्टर देखिए, अदरवाइज इससे प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? इसमें सिटीजन जो है इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू अपने लीडर्स चुनते हैं हु एक्ट एंड मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, जो उनके बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये गवर्नमेंट चलाते हैं, लॉ बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि लोगों की जो आवाज है, जो भी बात लोग कहना चाहते हैं उनको रिस्पेक्ट दिया जाए और गवर्नेंस के प्रोसेस में रखा जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कोई 2 काम हमें बताने हैं। सो गवर्नमेंट मेंटेन पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। शांति मेंटेन करना, कानून व्यवस्था मेंटेन करना, है ना, ये समाज में एक व्यवस्था बनाकर रखना, ये गवर्नमेंट का काम होता है। पहला, इट ऑल्सो प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, और जो जरूरी सर्विसेज हैं लोगों के लिए वो भी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम होता है। दूसरा, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, विच इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। ये जो काम है गवर्नमेंट के, क्या इंप्रूव करते हैं? लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करते हैं और लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। देन 2 लिमिटेशन बताने हैं बार्टर सिस्टम के। बार्टर सिस्टम किस तरीके से सही था या गलत था, तो यहाँ पे हमें लिमिटेशन बताने, क्या क्या कमियां थी उसकी। तो पहला हमने देखा था कि कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, जो चीज हमें चाहिए वो सामने वाले के पास होनी भी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात थी, पहला लिमिटेशन ये था जिसकी वजह से ट्रेड डिफिकल्ट होता था। दूसरा है गुड ऑल्सो लैक्ड अ फिक्स्ड वैल्यू। कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी कि कितना देखकर कोई सामान, हम वो सामान दूसरा वाला जो हमें चाहिए खरीद सकते हैं। सो इट वाज नॉट कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज और लार्ज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब यहाँ पर हमें 2 डिफरेंसेस बताने हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के। 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है, इनके डिफरेंसेस हमें बताने हैं। सो इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं और लेजिस्लेचर को आंसर करते हैं। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में जो भी लीडर्स वगैरह आप देखते हैं जो लोकसभा राज्यसभा के पार्ट है, तो वो एग्जीक्यूटिव भी हैं और पार्ट भी हैं लेजिस्लेचर के। और कुछ भी वहां पे क्वेश्चन आवर में आप देखते होंगे सवाल जवाब भी वहां होते हैं, है ना। और प्रेसिडेंशियल में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट की पोजीशन जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मनी इन ट्रेड। मनी का जब आविष्कार हुआ, मनी जब शुरुआत हुई तो व्यापार में क्या क्या एडवांटेजेस हुए वो बताना है। सो मनी सॉल्व्स बार्टर प्रॉब्लम। बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी क्योंकि ये हर जगह एक्सेप्ट की जाती थी, एक्सेप्टेड एवरीवेयर। इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वेल्थ, मेकिंग ट्रेड क्विकर एंड इजियर फॉर ऑल पीपल। ठीक है, अब हमने 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस देखने हैं। तो पहला 11th है, इसके दोनों क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी इंश्योर्स इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, ये एक्सप्लेन करना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करती है वो बताना है। तो एक एक करके दोनों देख लेते हैं, फिर 12th वाले का भी देखेंगे कि ट्रांजिशन जो हुआ बार्टर सिस्टम टू द यूज ऑफ कॉइन्स इन इंडिया, कि कैसे बार्टर सिस्टम से कॉइन के यूजेस तक पहुंचे वो बताना है और मेन फीचर्स क्या है पंचमार्क कॉइन्स के वो बताना है। चलिए देखते हैं। सो
डेमोक्रेसी इंश्योर्स इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और डेमोक्रेसी इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट है। इसे एग्जांपल से बताना था तो आंसर है डेमोक्रेसी गिव्स ऑल सिटीजन्स इक्वल वोटिंग राइट्स, यहाँ से आंसर है, ठीक है बेटा, यस। सभी सिटीजन्स को इक्वल वोटिंग राइट मिलते हैं, पार्टिसिपेशन होता है लोगों का थ्रू इलेक्शंस एंड डिबेट्स, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स चूजन बाय पीपल, फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में हर 18 साल या उससे जो बड़ा व्यक्ति है, एडल्ट है, उसको वोट का अधिकार है, वोटिंग का, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के बिना। आप किस जेंडर के हैं, आप किस कास्ट के हैं, आप किस रिलीजन के, डजेंट मैटर, आप वोट कर सकते हैं अगर आप 18 साल या उससे बड़े हैं तो, ठीक है। नाउ इसका सेकेंड वाला देख लेते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है, इसने डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन किया है, तो इसका आंसर है इसने हर सिटीजन जो 18 साल से बड़े हैं या 18 साल के हैं उसको राइट टू वोट दिया है। ये इंश्योर करता है इक्वालिटी बाय रिमूविंग बैरियर्स लाइक कास्ट, जेंडर एंड वेल्थ। ये मैं भी बताइए आपको, हर लोगों को पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलता है गवर्नेंस में, अकाउंटेबिलिटी आती है लीडरशिप में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैंने समझाया था, ऐसा नहीं कि नेता कोई भी काम करेंगे और कोई इन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता, नहीं, देन मेक्स डेमोक्रेसी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड जस्ट। ओके, 11th वाला हो गया। 12th वाले का देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू यूज ऑफ कॉइन इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, बार्टर जो है ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स था और इसकी बहुत सी प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की वजह से ट्रेड डिफिकल्ट हो रहा था, कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी गुड्स की, इसीलिए लार्ज स्केल पे ट्रेड नहीं कर सकते थे। कॉइन्स ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, एक स्टैंडर्ड मीडियम बना ट्रेड के लिए और इसकी वजह से ट्रेड फास्टर, रिलायबल मतलब भरोसा, लोगों को भरोसा होता था एक दूसरे से ट्रेड करने में, लॉन्ग डिस्टेंस में एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल होता था। अब इसका ये वाला देख लेते हैं, पंचमार्क कॉइन के मेन फीचर्स क्या क्या हैं। सो यहाँ आंसर यहाँ से आएगा, मेनली सिल्वर के बने होते थे जो अर्लीस्ट जो पहले कॉइन्स हैं इंडिया के, इसमें जो पंच मार्क सिंबल है रिकॉग्निशन के लिए लगाए जाते थे, पहचान के लिए कि किसका ये सिक्का है या किसकी ये कॉइन्स हैं। देन यूनिफॉर्म वेट होता था, एक तरीके का, इतना बड़ा एक सिक्का है, जितना इसका वेट होगा उतना ही दूसरे वाले का होगा, उतना ही तीसरे वाले का होगा। स्टैंडर्ड वैल्यू होती थी, ऐसा नहीं इसमें ज्यादा चांदी है इसमें ज्यादा चांदी है, ऐसा नहीं होता था। फैसिलिटेट इजी ट्रेड एंड कमर्शियल ग्रोथ, रिफ्लेक्ट द बिगनिंग ऑफ अ मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी यानी मनी से रिलेटेड जो इकोनॉमी है हमारी, उसकी शुरुआत हुई पंचमार्क कॉइन्स। ओके, नाउ लास्ट सेक्शन है हमारा ज्योग्राफी का, जिसमें चैप्टर 1 और 2 जो हमारे हैं बुक में वो लिए गए हैं यहाँ पर। सो इसमें इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर इंडिया का नहीं है, हिमालय, नदर्न प्लेन, सहारा डेजर्ट या डेक्कन प्लेट्यू। डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर, क्लाइमेट, सीजन या एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा इफेक्ट करता है वेदर को किसी जगह की, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड लैंडफॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज डेजर्ट कंडीशंस, केरला, राजस्थान, असम एंड पंजाब। कहाँ पर डेजर्ट कंडीशन इनमें से देखने को मिलती है। फिर जो रेनफॉल को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, रेन गेज या विंड वेन। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो इनमें से कौन सा जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो इंडिया का नहीं है, पहले में ये पूछा था तो सहारा डेजर्ट है ना। देन नहीं, नॉट वर्ड पे ध्यान देना है। डे टू डे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। यही वेदर प्लस वेदर बहुत समय के वेदर को कंपाइल कर देते हैं तो क्लाइमेट बन जाता है ना, ये पढ़ाया था मैंने। देन किसी जगह के वेदर को इनमें से क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल। फिर डेजर्ट कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, राजस्थान में। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है बारिश को नापने के लिए यूज होता है, तो रेन गेज। ठीक है, नाउ अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी विद वन एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। इंडिया में अलग अलग जगह पे कौन कौन सी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो बताना है। सो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मींस, इसका मतलब क्या होता है कि लैंड में, क्लाइमेट में, वेजिटेशन में, रिसोर्सेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इंडिया के अलग अलग जगह पे। फॉर एग्जाम्पल हिमालय के जगह पर आप जाएंगे नॉर्थ में तो वहाँ स्नोई बर्फ जमी मिलेगी आपको, सेंटर में आएंगे तो फर्टाइल प्लेन्स मिलेंगे, ड्राई डेजर्ट वेस्टर्न एरिया में मिलेंगे, कोस्टल रीजन जो साउथ है वहां पर आपको अलग तरीके का क्लाइमेट, टेम्परेचर वगैरह देखने को मिलेगा, राइट। अब हमें बताना है वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंसेस बताने हैं। सो इसका आंसर है वेदर इज द शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर सच एज डेली टेम्परेचर और रेनफॉल। कहीं का डेली का क्या टेम्परेचर है, कितनी बारिश है, ये हम वेदर कहते हैं। अब यही वेदर जब हम कंपाइल कर देते हैं तो क्लाइमेट बन जाता है। क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर पैटर्न रिकॉर्डेड ओवर मेनी ईयर्स इन पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, देन 2 हमें फैक्टर्स बताने हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। सो इसका आंसर देख लेते हैं। क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक लैटिट्यूड,
जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है, एंड ऑल्टीट्यूड, ये पहला है और ये दूसरा है। ऑल्टीट्यूड क्या करता है, ये टेम्परेचर को रिड्यूस करता है विद हाइट। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो हाइट इंक्रीज होती है और टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है। और सी से दूरी, एंड winds also influence rainfall and temperature of a place। हमें 2 ही पूछे थे बट मैंने यहाँ 4 बता दिए। आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो, एग्जाम में जो याद आए वो लिख सकते हो। फिर why are northern plains of India densely populated? प्लेन एरिया जो है नदर्न पार्ट का इंडिया का, वो डेंसली, वहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है? सिंपल सी बात है, प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, खेती ज्यादा है, ज्यादा लोगों को सपोर्ट मिलता है ना, इसीलिए। चलिए आंसर देखते हैं। द नदर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज दे हैव फर्टाइल एलुवियल सॉइल फॉर फार्मिंग। जो नदर्न प्लेन्स है वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ फर्टाइल एलुवियल सॉइल है। सॉइल का टाइप होता है रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, उसमें से एलुवियल सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। पेरेनियल मतलब क्या होता है कि हमेशा, है ना, पूरे साल नदियां यहाँ पर बहती हैं क्योंकि माउंटेन हिमालय से निकलकर नदियां आती हैं। नदियों का सोर्स जैसे गंगा हो गई, इनका सोर्स कहाँ है, हिमालय में, तो पूरे साल नदी में पानी रहता है। साउथ की बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो बारिश के समय में तो पानी रहता है, अदर टाइम वो सूखी रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, नदर्न प्लेन्स में नदियां जो है पेरेनियल हैं। यहाँ से वाटर सप्लाई अच्छा मिलता है, वाइल गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मेक द एरिया सुटेबल फॉर सेटलमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। सो ये 9th हो गया। देन 2 रीजन बताने हैं कि नदियां क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में। सो यहाँ पर इसका आंसर है, रिवर्स आर इंपॉर्टेंट एज दे प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड डेली नीड। डेली की जरूरतों के लिए, पीने के लिए, सिंचाई के लिए नदियों का हमें बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ पर फर्टाइल सॉइल, नदी जब बहती है तो अपने साथ मिट्टी लेकर आती है जो हर साल डिपॉजिट करती जाती है अपने किनारों पर। ऐसे करके यहाँ पे एक प्लेन एरिया क्रिएट होता जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, ट्रांसपोर्ट रूट डेवलप होते हैं और जो प्राचीन सभ्यता है वो भी फ्लरिश होती है इनके आसपास, ठीक है। तो ये हो गए। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 11 फिजिकल फीचर इंडिया का एक्सप्लेन करना है और नदियों का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया की सिविलाइजेशन को बनाने में, वो बताना है। अर्थ के स्ट्रक्चर को हमें डिफाइन करना है डायग्राम के थ्रू, और फिर मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं वेदर को, उनको 5 मार्क्स के लिए बताना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया देख लेते हैं पहले। सबसे पहले यहां से इसका आंसर आएगा, ठीक। हिमालय जो है नॉर्थ में एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है, नदियों का ये सोर्स है, अभी मैंने बताया। नदर्न प्लेन्स फर्टाइल हैं, डेंसली पॉपुलेटेड हैं। फिजिकल फीचर्स बताने हैं तो पहले हिमालय हो गया, फिर नदर्न प्लेन्स हो गए, फिर तीसरा लिख दिया डेक्कन प्लेट्यू, है ना, यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, रिसोर्सेज। फिर है कोस्टल प्लेन, ये ट्रेड और फिशिंग एक्टिविटीज सपोर्ट करते हैं। फिर थार डेजर्ट, ठीक है, मरुस्थल वाला एरिया, यहाँ पर एरिड क्लाइमेट होता है, शुष्क क्लाइमेट होता है और यूनिक तरीके की वेजिटेशन वगैरह देखने को मिलती है। अब रिवर का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया की सिविलाइजेशन को शेप करने में। रिवर, पानी मिलता है रिवर से हमें ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन के लिए। फर्टाइल सॉइल डिपोजिट होता है, एग्रीकल्चर के लिए हेल्प मिलता है। ट्रांसपोर्ट रूट्स डेवलप होते हैं ट्रेड और ट्रैवल के लिए। इंडस्ट्रीज लाइक पॉटरी एंड टेक्सटाइल्स डेवलप होते हैं। बहुत सारे एशियंट सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, वो भी यहीं पर फ्लरिश्ड हुई है, ठीक है। अब 12th का फर्स्ट वाला देख लेते हैं जो हमें अर्थ के जो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना था डायग्राम से। तो इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हैं। मेन जो सेंटर में होता है इसे हम इनर कोर कहते हैं, या आउटर कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है, ये पतली वाली लेयर। जो 3 में भी आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से जो रेड वाला एरिया है यहीं पर आप सिर्फ कोर लिख सकते हो, इनर कोर आउटर कोर लिखने की अभी जरूरत नहीं है। सो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। 3 मेन लेयर्स होते हैं। क्रस्ट जो पतली सी थिन लेयर होती है यहाँ पर, उसे सॉइल और रॉक से बनी होती है, उसके अंदर आता है मेंटल, जहाँ पे क्रस्ट के नीचे होता है ये मॉल्टन रॉक होते हैं, पत्थर जो है पिघली हुई अवस्था में यहाँ पाए जाते हैं। फिर अर्थ के सबसे अंदर वाला पार्ट है कोर, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। इनर मोस्ट लेयर होती है, निकल और आयरन से बनी होती है और बहुत गर्म टेम्परेचर होता है। ये डायग्राम्स जो आप बनाएंगे इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर क्लियरली दिखना चाहिए, तो मैंने बना दिया है। आप फिगर लिख सकते हैं और लिख सकते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, या फिर अर्थ स्ट्रक्चर, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें वेदर के एलिमेंट्स बताने हैं। तो पहला टेम्परेचर, कितना गर्म है कोई जगह, कितना कोल्ड है वहां की हवा, ये बताते हैं। रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, बारिश जो है किस फॉर्म में हो रही है, जैसे रेन, स्नो या हेल। फिर ह्यूमिडिटी, कितना ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में। एयर प्रेशर, फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सर्फेस। एंड विंड, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन एनी एरिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए स्टूडेंट्स। सो आई होप अब सैंपल पेपर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, कैसा लगा पेपर ये भी बताइएगा, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर। अदर सब्जेक्ट्स के भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। So we'll meet with the next video. Till then, please take care of yourself. Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Janki Studies Corner for more such videos. Thank you so much.